सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण की 29वीं कक्षा को पढ़ेंगे। हमारा समास प्रकरण चल रहा है और जो भी महानुभाव इस संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वो देववाणी संस्कृतम इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने गृह पर ही बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। आइएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। उन सूत्रों को आप एक बार अवलोकन कीजिएगा। आपका सूत्र था गोस्त्रियो रुक्सर्जनस्य, यह अतिमालः। इस उदाहरण में इसका प्रयोजन घटा था। और एक विभक्ति चापुरु निपाते, ये हमने पढ़ाया था आपको। और इससे पूर्व में जो ऊर्यादिच्युडाचश्च, इसके जो उदाहरण चल रहे थे, इसमें जो वार्तिक था अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयः, ये पढ़ाया था। सभी बातें हमने विस्तार से आपको स्पष्ट कर दी थी। अब इसी सूत्र से संबंधित कुछ वार्तिक और हैं, उन वार्तिकों को आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं। वार्तिक है आपका अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया। जिस प्रकार से जो अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीय था, उसी प्रकार से ये अवादी कुछ हैं, निपात हैं, उनका कृष्टाद्यर्थे, कृष्ट का कृष्टादि कुछ शब्द कृष्टादि अर्थ में, कृष्ट माने युक्त अर्थ में क्या है, तृतीयांत के साथ में ये समास को प्राप्त होते हैं और वो समास तत्पुरुष समास कहलाता है। तो उदाहरण इसका है अवकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः। अवकृष्टः कोकिलया माने अवकृष्टः, कृष्ट का वास्तव में अर्थ है कि जो कोयल की कुंजन होती है। कुंजन माने कृष्टादि माने रोना कह सकते हैं। तो कृष्टादि और भी शब्द है, और भी पशु पक्षियों की आवाज, वो तद अर्थ में विद्यमान अवादि। तो अवकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः। तो अवकृष्टः कोकिलया माने कोकिल के द्वारा कूंजन से युक्त जो प्रदेश होता है उसको क्या कहा गया है, अवकोकिलः। अर्थात कहीं बगीचे में कोयल बैठती है, वह कूहू कूहू करती है, तो उस प्रदेश को क्या कहा, अवकोकिलः। तो यहाँ पर अब जो उपसर्ग है वो कृष्ट अवकृष्ट अर्थ में प्रयोग हो रहा है। अर्थात कृष्ट माने कुंजन अर्थ में, कुंजित युक्त प्रदेश में प्रयोग हो रहा है। तो अब इसका वही प्रक्रिया है सारी। ये सारे क्या है, एक विभक्ति चापूर्ण पाते, अर्थात एक नियत विभक्ति वाला पद है। क्या है नियत विभक्ति वाला पद, अवकृष्टः कोकिलया। कोकिलया, ये कोकिलया क्या है, नियत विभक्ति पद है। माने अवकृष्टम कोकिलया अवकोकिलम, जैसे अवकृष्टेन कोकिलया, ठीक है, अवकृष्टाय। तो ये क्या है, इसका तो विभक्ति बदल रही है पर इसकी विभक्ति नहीं बदल रही है। तो अब देखिएगा, इसकी यहां सिद्धि इन्होंने दी है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। आइए देखिएगा, ये है कोयली से कुंजित प्रदेश। कोयली माने स्त्रीलिंग है कोयली। अवकृष्टः कोकिलया, ये लौकिक विग्रह हो गया आपका। और कोकिला टा अब, ये हो गया अलौकिक विग्रह। यहाँ पर अब ये निपात है, कृष्ट अर्थ में विद्यमान है, ये मैंने बताया।
कोकिला टा इस सुबंत के साथ में तृतीयांत है। अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीया से समास को प्राप्त हुआ, समास हुआ। तो अब समास होने पर उसकी वही सारी प्रक्रिया हो जाएगी, सुपो धातु प्राप्त आदि से लुक हो जाएगा। तो अब कोकिला, तो अब कोकिला टा इसकी प्राप्त सुपो धातु लकर के अब कोकिला ऐसा रहा। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से क्या है, इसकी अब की क्या हुई, उपसर्जन संज्ञा। तो उपसर्जन संज्ञा हो जाएगा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ गया। ठीक है, यहाँ पर बाद में था ये, इस प्रकार से रखा जाता है। तो ये अब पूर्व में आ गया। अब तो अब कोकिला ऐसा बना। अब क्या है, फिर एक विभक्त चापुर निपाते से क्या है, कोकिला की उपसर्जन संज्ञा है। तो उपसर्जन संज्ञा है, परंतु यह अपूर्व निपाते, उस उपसर्जन का पूर्व में निपात नहीं होता है, उसके अतिरिक्त उसकी अन्य कार्य होते हैं उपसर्जन के, वो हो जाते हैं। तो उसका दूसरा कार्य क्या है, गोस्त्री और उपसर्जनस्य, माने गो शब्द और स्त्री शब्द जब उपसर्जन होते हैं समास में तो उनका क्या है, ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ कोकिला कैसा है, उपसर्जन। तो उपसर्जन संज्ञा है इसकी है। तो कोकिला को क्या हुआ, ह्रस्व प्राप्त हुआ, माने कोकिलांत शब्द को ह्रस्व प्राप्त हुआ। तो अलो अंत से अंतिम आ को ह्रस्व हुआ, तो क्या बना, अब कोकिल बना। अब कोकिल बन गया। अब कोकिल और अब कोकिल से फिर दोबारा स्वादि उत्पत्ति करके पूर्वत अब कोकिलाह, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यहां जैसे अवकृष्टः कोकिलया, माने कोकिल कोयली से, माने स्त्री कोयल से कुंजित प्रदेश, यहाँ मात्र धनात है। अब उस प्रदेश को अथवा उस प्रदेश के साथ अथवा उस प्रदेश के लिए जब कुछ ऐसे ऐसे अर्थ आएंगे तो इसमें विभक्ति बदलती चली जाएगी। ठीक है, अब हम कहेंगे अवकोकिलम पश्य, तब हम विग्रह करेंगे अवकृष्टम कोकिलया, तो यहाँ द्वितीय आ जाएगी। ठीक है, अवकृष्टम कोकिलया, तो इसमें विभक्ति बदल गई, इसमें विभक्ति नहीं बदली जाएगी। ठीक है, ये तृतीया ही रहेगी। इसलिए क्या है, ये एक विभक्ति माने नियत विभक्ति वाला पद है, इसलिए इसकी भी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। और उपसर्जन संज्ञा होने पर इसका पूर्व में समास में निपात नहीं होता है, पूर्व में नहीं रखा जाता है, ये रहता तो बाद में ही है। उपसर्जन संज्ञा का यहाँ जो फल मिला वो मिला, गो स्त्रियोर उपसर्जन से ह्रस्व हो गया। ठीक है, चलिएगा मित्रों। अब इसी प्रकार से इन्होंने और भी उदाहरण दिखा दिए हैं। नियत नियुक्तो मुनिना निमुनि संगतम अर्थेन समर्थम आदि जगह पर इस वार्तिक से ही समास किया जाता है। तो यहाँ जो संगतम अर्थ में क्या है, सम है, यहाँ अर्थ तृतीय अंत के साथ में समास हो गया है। ऐसे यहाँ नियुक्त अर्थ में क्या है, नि, तो निमुनि है, तो यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई उसका प्रयोजन नहीं है उपसर्जन का मुख्य रूप से, और ना यहाँ पर कोई ह्रस्वादि होना है, पर ये उदाहरण उसी से सिद्ध होते हैं, किसी अन्य से इनका सूत्र से समास प्राप्त नहीं था। तो उपसर्जन संज्ञा होने पर उसका फल हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उसका फल इतना ही हो जाता है, इस वार्तिक से समास हो जाना, और समास हुआ है तो उपसर्जन संज्ञा उसकी होगी, नियत विभक्ति पद की। अब आ जाइएगा, दूसरा वार्तिक है मित्रों, पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या। बस वही अर्थ है, थोड़ा शब्दों का भेद है। पर्यादि जो निपात है उनका ग्लानाद्यर्थ, ग्लानादि अर्थ में जब वर्तमान होंगे तो उनका चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है, और वो तत्पुरुष समास होता है। परिग्लानो अध्ययनाय पर्यध्ययनः, माने परिग्लाना अध्ययन, परिग्लाना माने पराजित, अध्ययन से पराजित ये अर्थ आता है, माने अध्ययन से दूर भागने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पर्यध्ययन, माने दूर भागना। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, ये परि जो उपसर्ग है, ये क्या परि निपात है, वो क्या है, परिग्लान अर्थ में है, ग्लान अर्थ में है, माने अध्ययन से ग्लानि करना, अध्ययन से दूर भागना। तो इसलिए यहाँ पर भी इसका पूर्ववत समास हो जाएगा, उसकी भी ये जैसे परि वो अध्ययन, अध्ययन और ञे चतुर्थंत, ये चतुर्थंत के साथ समास होता है, तो अध्ययन ञे ऐसा कर दीजिएगा, ये अध्ययन और ञे और परि, परि ऐसा, चलिए ऐसा लिखने दीजिएगा। तो यहां पर इस सूत्र से क्या है, वार्तिक से समास हो गया, ठीक है। ये परि परि ग्लान अर्थ में है, तो समास होने पर क्या है, लुक हो जाएगा, ये बच्चा। इसकी क्या है, एक प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, ये प्रथमा से निर्दिष्ट है, इसलिए उपसर्ग संज्ञा उपसर्ग पूर्वम से या पूर्व में आ जाएगा ये, ठीक है। ये सारा आपको बहुत बार हो गया, परि प्लस अध्ययन, ठीक है। इसकी भी क्या है, नियत विभक्ति पद है, तो इसलिए इसकी भी उपसर्जन संज्ञा है। यहाँ उपसर्ग संज्ञा होने का कोई विशेष लाभ नहीं है, ठीक है, कोई ह्रस्वादि नहीं होना, परंतु ये नियत विभक्ति का पद है। तो अब क्या यहाँ पर सारा कुछ होकर के ये इको एणची लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पर्यध्ययनः, ठीक है, पर्यध्ययनः, ठीक है। तो ये इसकी सिद्धि हो गई मित्रों, ठीक है। अध्ययन से थका हुआ, ये अर्थ लिखा हुआ है इसमें, अध्ययन से थका हुआ या घबराया हुआ, ठीक है। तो परिग्लानः अध्ययनाय, तो ये सारा मैंने आपको दिखला दिया। अब ये एक वार्तिक और है मित्रों, इसमें ये वार्तिक हैं, ये अधिकतर मतलब प्रयोग होते हैं। अब ये ऐसा वार्तिक मैं दिखलाने जा रहा हूं जो जिसका उदाहरण मिलता है हमें। अब देखिएगा, उदाहरण है, वार्तिक है आपका, निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। क्या उदाहरण है, ये निरादि जो निपात हैं उनका क्रांताद्यर्थ, क्रांत का अर्थ, क्रांत का अर्थ यहाँ पर है अतिक्रमण करना, परंतु क्रांतादि और भी शब्द हैं, उनमें विद्यमान, उनके अर्थ में विद्यमान जो निर आदि निपात हैं, वो पंचम्यंत सुबंत समर्थ के साथ में समास को प्राप्त होते हैं, और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे निष्क्रांतः कौशम्याः, विसर्ग भी संधि करके हटा देते हैं, परंतु हम मिला कर देते हैं, कौशम्याः, कौशाम्याः निष्कौशाम्बीः, ठीक है। माने कौशाम्बी जो नगरी है उससे निकल गया, माने उसको पार कर गया है व्यक्ति, वो क्या कहलाता है, निष्कौशाम्बीः। तो अब यहाँ पर क्या, ये भी नियत विभक्तिक पद है, तो यहाँ हम दूसरा विग्रह करते जाएंगे, जैसे निष्क्रांतम कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बीः, निष्क्रांतेन कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बीः, निष्क्रांताय कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बीः, निष्क्रांतात् कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बीः, निष्क्रांतस्य कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बीः, निष्क्रांते कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बीः। इसमें आप सभी विभक्तियां, सभी वचन बदल सकते हैं, परंतु इसमें नहीं बदल सकते हैं, इसलिए ये क्या नियत विभक्ति वाला पद है। नियत विभक्ति वाला पद होने से क्या है, जो एक विभक्ति चापू निपाते से इसकी भी उपसर्जन संज्ञा समास में होती है। आइएगा इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये निष्बार तो लौकिक विग्रह तो हमने देख लिया, तो अब हम लिखेंगे कौशाम्बी, ऐसा है, कौशाम्बी, और पंचमी का है तो नसी, ठीक है। और निर है, निर निपात है, वो किस अर्थ में है, क्रांतादि अर्थ में, ठीक है, माने उसको अतिक्रमण करना। तो अब इस सूत्र से अत्यादयः क्रांताद्यर्थ, निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्याः
से क्या हुआ, समास हुआ। समास होने पर वही सारा विभक्ति पूर्वक हो जाएगा। और क्या है, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी प्रथमानिष्टम उपसर्जनम से उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा। तो क्या बना आपका, निर और कौशाम्बी। परंतु ये नियत विभक्ति पद है, इसलिए इसकी भी क्या है, उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा इसकी भी होने से क्या हो जाएगा मित्रों, क्या होगा, गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा इसको, क्योंकि इसकी उपसर्जन संज्ञा है, पूर्व में निपात नहीं होगा इसका। तो ह्रस्व हो गया, ह्रस्व हो गया तो क्या बना, ये आपका इसको ई को ह्रस्व कर दीजिएगा, निश कौशाम्बी ऐसा बन जाए, ठीक है, कौशाम्बी। और ये जो इसको क्या, खरवसा में विसर्जनीय से र को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग के बाद में फिर क्या है, इसको इदुपधस्य चा प्रत्यय से एक सूत्र है, उससे मूर्धन्य श हो जाता है। तो ये क्या बना आपका, निश कौशाम्बी। और कोई मनुष्य है इसलिए पुल्लिंग है, इसलिए विसर्ग आ जाएगा, ठीक है, निष्कौशाम्बी, ये इसलिए समास हो गया। तो मित्रों ये आपके उदाहरण इस इन वार्तिकों के सिद्ध हुए। ये 3 वार्तिक ये हैं और इससे पहले ये वार्तिक था। इन वार्तिकों को आप अच्छी प्रकार से, ये 2 वार्तिक ये हैं, इन 5 वार्तिकों को आप अच्छी प्रकार से अपनी नोटबुक पर रख लीजिएगा। इन वार्तिकों से बहुत समस्त पद हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे आप याद कर लीजिएगा, प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, ठीक है, और आपके अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, और निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। ये 5 वार्तिकें, इनको अच्छी प्रकार से आपको अपनी नोटबुक पर लिख लेना है और बार बार देखते रहना है। तो संस्कृत में इस प्रकार के उदाहरण समस्त पद के मिलेंगे, आप उनको उनका समाधान कर सकेंगे, दूसरों को बता सकेंगे कि यहाँ पर ये समास हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मित्रों, नया इसी समास में एक नए प्रकार का है, तो वो भी तत्पुरुष समास, परंतु एक नए प्रकार का समास चालू हो रहा है इसी का जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, ठीक है। तो उसमें ये तत्रोपपदम सप्तमी स्थम उपपद मतिन आदि, इनको हम आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिएगा, इसको उपपद समास बोलते हैं, ठीक है, उपपद तत्पुरुष समास, ये भी तत्पुरुष का ही एक भेद है। तो इसको भी हमें पढ़ना है। अब समास प्रकरण को हम जल्दी जल्दी आपका समाप्त कर देते हैं। चलिए अब इस कक्षा को यहीं विराम देंगे मित्रों। जो भी हमारे पाठक महानुभाव इस संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, तो इस ऐप पर जाकर के, ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या कहीं पर भी यहाँ पर कोर्स बने हुए हैं, उनको खरीद करके पढ़ सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः।